हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपसे स्पेशली मिलने आया हूं वो एक कॉन्सेप्ट लेकर जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। काफी बच्चे जब ये टॉपिक पढ़ते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं, तो उनकी एक क्वेरी रहती है, यार हमें समझ में नहीं आता कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा इन केस ऑफ रोलिंग। मतलब अगर कोई बॉडी घूम रही है, जमीन पर चल रही है, ग्राउंड पर रोल हो रही है, रोल होते हुए मतलब चल रही है, तो यार उस पर फ्रिक्शन कहां ले। तो उसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है क्योंकि उनको क्लियरली कई बार एक्सप्लेन ही नहीं होता कि किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन को लेना चाहिए। तो उसी क्वेरी को आज मैं रिजॉल्व करने आया हूं इस वीडियो के साथ, जिसमें हम कंप्लीटली इस बारे में समझेंगे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे जज की जाए, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन रोलिंग बॉडी ऑन ग्राउंड। कोई बॉडी अगर ग्राउंड पर घूम रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, सीआरटीएम कर रही है, तो उस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स बाय पुनित सर में। आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग। फ्रिक्शन इन रोलिंग, ठीक है ना भैया, कि फ्रिक्शन कहां लगेगा इन केस ऑफ रोलिंग। फ्रिक्शन इन रोलिंग, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो चीज समझनी पड़ेगी वो ये कि किसी भी रोलिंग बॉडी में, मतलब अगर कोई बॉडी सीआरटीएम परफॉर्म कर रही है ग्राउंड पर, तो उस पर फ्रिक्शन कहीं भी लग सकता है। मतलब अगर कोई बॉडी ग्राउंड पर मूव कर रही है, घूम भी रही है, तो उस पर फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। पहले तो इसके लिए आप ओपन रहिए कि फ्रिक्शन राइट साइड भी लग सकता है, फ्रिक्शन लेफ्ट साइड भी लग सकता है, फ्रिक्शन जीरो भी लग सकता है। कहीं भी का मतलब ऊपर और नीचे मत लेना भाई, अलोंग द सरफेस। राइट भी लग सकता है, लेफ्ट भी लग सकता है। अब उसकी डायरेक्शन कैसे जज की जाए, उसकी डायरेक्शन जज करने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोएस्ट पॉइंट डिसाइड करेगा कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, अगर लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन जीरो लगेगा। अगर ये वेलोसिटी एनालिसिस से सोचा जाए, मगर अगर लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी कहेगी कि मुझे फ्रिक्शन नहीं चाहिए, मेरे लिए फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए। यही सेम केस विद एक्सेलरेशन। अगर लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो नहीं है, पहले नॉन जीरो भी देख लेते हैं, तो फ्रिक्शन विल एक्ट अपोजिट टू वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट की जीरो नहीं है, तो फ्रिक्शन गारंटेड लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब अगर लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी राइट साइड है तो फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा, और अगर लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी लेफ्ट साइड है तो फ्रिक्शन राइट लगेगा। पहले थ्योरी समझाऊंगा, फिर एग्जांपल भी कराऊंगा। यानी ये केस है वेलोसिटी से रिलेटेड। वेलोसिटी कहता है कि अगर लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है तो मुझे कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्शन जीरो लगेगा अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। और अगर लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो नहीं है तो फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। अब बात करते हैं लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन। देखो, अगर लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन जीरो है तो फ्रिक्शन जीरो लगेगा। विदाउट फ्रिक्शन बात चल रही है, ये सारी कहानी है विदाउट फ्रिक्शन। मतलब इनमें फ्रिक्शन काउंट नहीं है भाई, इसमें विदाउट फ्रिक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो विद फ्रिक्शन भी आता है, विदाउट फ्रिक्शन। और अगर विदाउट फ्रिक्शन लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो फ्रिक्शन अपोजिट टू एक्सेलरेशन। पहले फ्रिक्शन डिसाइड करेगा कौन? वेलोसिटी। वेलोसिटी डिसाइड करेगी फ्रिक्शन। अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है, फिर चाहे एक्सेलरेशन किधर भी हो, फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। मतलब अगर मान लो कोई कहे कि सर ये दोनों केस एक साथ आ गए, मान लो वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, अब बताओ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में। एक केस में फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, एक केस में फ्रिक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट है, तो उस केस में वेलोसिटी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। वेलोसिटी डिसाइड करेगा। मतलब क्या सोचा? लोएस्ट पॉइंट के बारे में बस पता कर लो, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन। अगर बिना फ्रिक्शन के उसकी वेलोसिटी जीरो है, उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, तो फ्रिक्शन नहीं चाहिए। लेकिन अगर बिना फ्रिक्शन के उसकी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जीरो नहीं आती, तो फ्रिक्शन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के उल्टा लगेगा। लेकिन मेन डिसाइडिंग फैक्टर वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी के उल्टा लगेगा। ठीक है ना भाई? तो चलिए शुरुआत करते हैं रोलिंग के एग्जांपल की। जैसे मान लीजिए मैंने पहला केस लिया बॉडी, और इसको सिर्फ v वेलोसिटी दी। अब सीआरटीएम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेलोसिटी लिखना आना, यानी मैंने इसको सिर्फ v दिया। अगर इसको v दूंगा तो ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन करेगा, ओमेगा नहीं दिया। प्योर ट्रांसलेशन मोशन करेगा तो हर पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? v।
हर पॉइंट की स्पीड v तो लोएस्ट पॉइंट की भी स्पीड v, और लोएस्ट पॉइंट की अगर स्पीड v है जो कि नॉन जीरो है, तो इसलिए फ्रिक्शन इस पे कहां लगेगा, उल्टा, यानी इस पे फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। बॉडी पर फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, जमीन पर पूछेंगे तो राइट आ जाएगा, हम तो बॉडी पर निकाल रहे हैं, तो बॉडी पर फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। अगर हमने सिर्फ वेलोसिटी दी है तो बॉडी पर फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, अगर वेलोसिटी राइट, अगर वेलोसिटी लेफ्ट है तो फ्रिक्शन राइट लगने लगेगा। अगर मान लो किसी ने वेलोसिटी लेफ्ट दे दी, ओमेगा जीरो, घुमाया नहीं, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी पीछे आएगी, और अगर हर पॉइंट की वेलोसिटी पीछे आएगी तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, मतलब फ्रिक्शन विल बी अपोजिट टू वेलोसिटी, फ्रिक्शन विल बी अपोजिट टू वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस। दूसरे केस में हमने सिर्फ इसको ओमेगा दिया है, वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी नहीं दी, मतलब सिर्फ इसे घुमाया और छोड़ दिया, घुमाया और जमीन पे रख दिया, वेलोसिटी नहीं दी। अब क्या होगा, अब अगर घूमने की वजह से बात करूं तो घूमने की वजह से वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, इसका ओमेगा क्लॉकवाइज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ आएगी आर ओमेगा, ये सबको पता होना चाहिए। अगर ओमेगा ऐसा है तो वेलोसिटी पीछे की तरफ आएगी आर ओमेगा, कोई चीज अगर घूमती है तो नीचे वाला पॉइंट पीछे आता है और ऊपर वाला पॉइंट आगे आता है, इस केस में तो वेलोसिटी पीछे आएगी जो कि नॉन जीरो है, इसलिए फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे, मतलब फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट को। कुल मिला के मुझे लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए। फोर्थ केस, अगर मान लीजिए मैंने वेलोसिटी और ओमेगा दोनों दे दिया, वेलोसिटी और ओमेगा दोनों दे दिया, आपको हर केस में बस लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, हर केस में लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो चलने की वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से v आगे, घूमने की वजह से, ओमेगा के घूमने की वजह से इसकी वेलोसिटी भी आगे आएगी, v प्लस आर ओमेगा, यानी दोनों ही केसेस में इसकी वेलोसिटी आगे है, और अगर दोनों ही केसेस में वेलोसिटी आगे है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट। ठीक है भाई, लास्ट केस देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने इसको v आगे दिया है, ओमेगा क्लॉकवाइज दे दिया, अब बताइए, अब अगर मैं ट्रांसलेशन की वजह से बात कहूं तो v तो आगे लगेगा क्योंकि आगे वेलोसिटी तो v आगे ही आएगा, लेकिन घूमने की वजह से इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा पीछे की तरफ आएगी। अब ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से अब हम फंस क्या गए। अगर v आर ओमेगा से बड़ा हुआ, वो देखना पड़ेगा v और आर ओमेगा का मैग्नीट्यूड, अगर हमारा v आर ओमेगा से बड़ा हुआ तो नेट वेलोसिटी आगे आएगी क्योंकि v बड़ा है, और v बड़ा है आगे आएगी तो फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा। अगर आर ओमेगा बड़ा है v से, अगर आर ओमेगा बड़ा है v से तो नेट वेलोसिटी पीछे आएगी क्योंकि आर ओमेगा बड़ा है, नेट वेलोसिटी पीछे इसलिए फ्रिक्शन राइट में। और अगर v और आर ओमेगा बराबर है, v और आर ओमेगा अगर बराबर हैं, मतलब नेट वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट की जीरो है, तो फ्रिक्शन उस केस में लगेगा ही नहीं, फ्रिक्शन जीरो लगेगा। तो ये सारी कहानियां रोलिंग की। सेम केस आप ए और अल्फा के साथ ले सकते हो, मतलब यहां मैंने v और ओमेगा खेले हैं, आप ए और अल्फा खेल सकते हो, ए एंड आर अल्फा, ए और आर अल्फा खेल कर भी आपको सारे आंसर्स सेम ही मिलेंगे, ऐसे ही इसी ऑर्डर में, ए और अल्फा, एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। एक तो ये हो गई जब बॉडी सिंगल हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो। अब आते हैं गाड़ी पर, जैसे मान लीजिए साइकिल पर, अगर किसी ने साइकिल पर फ्रिक्शन पूछ लिया, जैसे मान लीजिए साइकिल है, साइकिल मेरी बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है, सॉरी मेरा जो आर्ट्स है मेरी बहुत अच्छी है, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, है ना भाई, तो बनाना तो पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो मेरे को कोई साइकिल दे दी जाए और उस साइकिल के पहिए पर फ्रिक्शन पूछा जाए, तो मान लीजिए मैं साइकिल के दो पहिए बना देता हूं पहले अच्छे से, और फिर साइकिल जोड़ देंगे, ठीक है ना भाई। ये मेरे साइकिल के दो पहिए हैं, बैठने की सीट है, इसका हैंडल यहां कहीं होगा, अरे बना लेना भाई, हैंडल भी बना लेना, ठीक है, ऐसे हैंडल बन गया। अब मान लो इस केस में हमसे हैंडल गलत जोड़ दिया, लेकिन ठीक है मान लो यार, अब इस केस में हमसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि चेन जो आप पैडल मारते हो, पैडल की चेन किस पहिए के साथ लगी है। पैडल की चेन अगर आगे वाले पहिए के साथ लगी है, जिसको आप फ्रंट व्हील ड्राइव भी बोलते हो, गाड़ी के केस में, कार के केस में उसे फ्रंट व्हील ड्राइव भी कहते हैं, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव या फ्रंट व्हील ड्राइव। इसमें अगर चेन आगे लगी है, पैडल की चेन आगे वाले पहिए से कनेक्टेड है, तो उसे बोलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव। और अगर वही साइकिल की चेन पीछे वाले पहिए से जुड़ती है तो उसको बोलते हैं रेयर व्हील ड्राइव, रेयर यानी कि बैकवर्ड व्हील ड्राइव। और अगर साइकिल के पहिए की चेन दोनों पहियों से जुड़ी हुई है, पैडल की चेन दोनों पहियों से भी जुड़ती है कई बार,
उसको 4 व्हील ड्राइव बोलते हैं। जो आप बोलते हैं ना 4x4, वो 4 व्हील ड्राइव होती है, उसमें चारों पहिए पैडल से कनेक्टेड होते हैं, उससे डिफरेंस बहुत आता है। 4 व्हील ड्राइव में पावर बहुत मिलती है, 2 व्हील ड्राइव में इतनी नहीं मिलती जितनी 4 व्हील ड्राइव में। उसका कारण समझते हैं क्यों। अब मान लो मैंने कहा यार पहिया जो है, पैडल जो है वो इस वाले पहिए से, इस वाले चेन से कनेक्टेड है, जो हमारा पैडल है यहां पर। होता क्या है, हमारे पैडल मारने से एक्चुअली में हम पहिए को रोटेट कराते हैं, हम पहिए को चलाते नहीं है, हम पहिए को क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं। आप जब पैडल मारते हो, आप ऐसे साइकिल को स्टैंड पे लगाओ और पहिए के पैडल मारो, तो पैडल मारोगे तो पीछे वाला पहिया सिर्फ घूमेगा। तो हमारे पैडल मारने से सिर्फ पहिया रोटेट होता है, यानी मेरा काम है सिर्फ इस पहिए को रोटेट कराना। ये मैं कंडीशन तब बता रहा हूं जब मैं चलाने वाला हूं गाड़ी, मतलब स्टार्टिंग, जब गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्टार्टिंग कंडीशन बता रहा हूं। यानी ये जो साइकिल है वो एक्सेलरेटिंग कंडीशन में स्पीड बढ़ रही है, तो हमारा काम है पहिए को घुमाना। तो मैंने पहिए को अल्फा दिया, सबसे पहले आया अल्फा, मेरे घुमाने की वजह से टॉर्क लगा, टॉर्क लगने की वजह से पहिया घूमने लगा, अल्फा आने लगा। जैसे ही अल्फा आया, इस पर पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आई आर अल्फा, घूमने की वजह से, वही सेम कहानी, घूमने की वजह से आर अल्फा एक्सेलरेशन पीछे आई, आर अल्फा एक्सेलरेशन पीछे आई तो इस पे फ्रिक्शन लगने लगा आगे, यानी सेकंड में इस पे फ्रिक्शन लगने लगा। क्योंकि जैसे मैं बॉडी को घुमाऊंगा, जमीन पे रखूंगा, फ्रिक्शन कहेगा भैया ऐसे कैसे, फ्रिक्शन आगे लगना शुरू हो जाएगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट। इसकी एक्सेलरेशन पीछे आएगी तो फ्रिक्शन आगे। जैसे ही फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन फोर्स है, फोर्स की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आई ए, एक्सेलरेशन आया तीसरे नंबर पर। जैसे ही इस पर एक्सेलरेशन आया, ये कहता मैं आगे चलूंगा, फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स इसको आगे चलाएगा। जैसे ही ये आगे चलने लगा, आगे वाला पहिया इससे जुड़ा हुआ था, आगे वाले पहिए को ये कहने लगा तू भी चल भाई, तो इसके पास एक्सेलरेशन आया 4। चौथे पे इसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, मतलब सबसे पहले हमारे पैडल मारने से अल्फा आया, अल्फा लगते ही इस पे आर अल्फा पीछे एक्सेलरेशन आई, आर अल्फा लगते ही इस पे फ्रिक्शन आ गया है सेकंड नंबर पे। जैसे फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आई थर्ड नंबर पे। जैसे इसके पास एक्सेलरेशन आई, ये चलने लगा, ये चलने लगा तो आगे वाले पहिए को अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है लोहे की रॉड से, तो ये आगे चलने लगा तो इसके पास भी एक्सेलरेशन आ गई 4, सेम एक्सेलरेशन 4। जैसे इसके पास एक्सेलरेशन आई, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन आ गई आगे, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन आगे क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशन की वजह से इस पे एक्सेलरेशन आगे लगेगा। ये जैसे ही आगे चलने लगा, फ्रिक्शन कैसा, ऐसे कैसे, मैं तेरे को घुमाऊंगा तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगने लगा FR2, इस पे FR1, इस पे FR2, और ये आया 5वें नंबर पे। जैसे एक्सेलरेशन आई, ये चलने लगा, फ्रिक्शन पीछे, और जैसे फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन इसे घुमाना शुरू कर दिया, इसके पास भी अल्फा आ गया, अल्फा 2, ये 5, ये 6ठे नंबर पे। ये इस तरीके की कहानी है कि पहले अल्फा आया घुमाने की वजह से, अल्फा की वजह से फ्रिक्शन लगने लगा, फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन आने लगा, इसकी एक्सेलरेशन से ये चलने लगा, ये चलने लगा तो फ्रिक्शन आने लगा, फ्रिक्शन आने लगा तो ये घूमने लगा। ये पूरा ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 का। तो इस तरीके से गाड़ी चलती है। अब देखा मैंने कि यार FR1 आगे, FR2 पीछे, तो फोर्स आगे लें या पीछे लें, तो ये चला मोशन किसकी वजह से, FR1 की वजह से। तो इसमें डेफिनेट है कि FR1 विल बी ग्रेटर देन FR2। पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शन आगे, आगे वाले पहिए पे फ्रिक्शन पीछे। तो कई बार यही सवाल पूछ लेता है, अगर कोई गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन, तो उसमें डिपेंड करेगा पहिया कौन सा है। अगर आगे वाला पहिया तो आगे वाले पहिए पे फ्रिक्शन पीछे, पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शन आगे, आगे वाला फ्रिक्शन ज्यादा होगा पीछे वाले फ्रिक्शन से, ताकि नेट गाड़ी आगे एक्सेलरेट करे, गाड़ी आगे चले। तो ये पूरी कहानी है रोलिंग मोशन की। तो एक गाड़ी में डिपेंड करता है फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर यही फ्रंट व्हील ड्राइव होती, मतलब अगर यही फ्रंट व्हील, मतलब अगर पैडल आगे वाले पहिए से जुड़ा होता, तो कहानी पूरी चेंज होती। अगर मान लो किसी ने कोई ऐसी गाड़ी डिजाइन करी जिसमें जो पैडल है वो आगे वाले पहिए से कनेक्टेड है, तो हमारे पैडल मारने से इसको अल्फा मिलता, इसको अल्फा मिलता तो इसकी एक्सेलरेशन पीछे होती, आर अल्फा पीछे होती तो फ्रिक्शन आगे लगता, फ्रिक्शन आगे लगता तो इसके पास एक्सेलरेशन आ जाती, इसके पास एक्सेलरेशन आती तो जुड़े होने की वजह से ये भी एक्सेलरेट करता, ये एक्सेलरेट करता तो इस पहिए की एक्सेलरेशन आगे आती, इस पहिए की एक्सेलरेशन आगे तो फ्रिक्शन पीछे लगता FR2, और फ्रिक्शन की वजह से ये पहिया भी रोटेट करता अल्फा 2। ये पूरी कहानी इस तरीके से पूरी सॉल्व होती। अब इस केस में आगे वाले पहिए पे फ्रिक्शन आगे, पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शन पीछे, उल्टी कहानी होगी। गाड़ी अभी भी एक्सेलरेट ही कर रही है कंडीशन एक्सेलरेटिंग ही, लेकिन ये फ्रंट व्हील ड्राइव हो गया, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव। इसमें FR1 इज ग्रेटर देन FR2, फिर से भाई आगे वाले पहिए का फ्रिक्शन ज्यादा हो गया।
इस वाले केस में पीछे वाले पहिए का फ्रिक्शन ज्यादा था, इस वाले केस में आगे वाले पहिए का फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, क्योंकि हम जिसे घुमाएंगे उस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। फोर व्हील ड्राइव में यही फायदा है। फोर व्हील ड्राइव में क्या फायदा है? फोर व्हील ड्राइव में सबसे बड़ा फायदा यह है कि पहिए जो है वो दोनों तरफ कनेक्टेड होते हैं। मतलब जो पैडल है वो पीछे वाले से भी कनेक्टेड होगा, पैडल आगे वाले से भी कनेक्टेड होगा। तो हम इसे भी घुमाएंगे, इसे भी घुमाएंगे, यानी अल्फा दोनों पहले नंबर पे आ गए। जैसे ही अल्फा लगने लगा, इसकी आर अल्फा पीछे, इसकी आर अल्फा भी पीछे, दोनों की आर अल्फा पीछे, तो दोनों पे फ्रिक्शन आगे। दोनों पे जैसे ही फ्रिक्शन आगे लगने लगा, एक साथ लगेगा साथ में, दोनों पे जैसे ही फ्रिक्शन आगे लगने लगा, दोनों की एक्सेलेरेशन आगे। तीसरे नंबर पे दोनों की एक्सेलेरेशन आगे, और क्योंकि दोनों पे फ्रिक्शन आगे ही है तो एक्सेलेरेशन ज्यादा तेज मिलेगी। पिछले केस में क्या था? दोनों फ्रिक्शन अपोजिट थे, इसमें भी दोनों फ्रिक्शन अपोजिट हैं, पहले केस में भी। तो तीसरे केस में दोनों फ्रिक्शन आगे होने की वजह से फोर्स ज्यादा मिलेगा, और फोर्स ज्यादा मिलेगा तो गाड़ी तेज भागेगी, इसीलिए फोर व्हील ड्राइव की एक्सेलेरेशन ज्यादा मानी जाती है। लेकिन उसमें खर्चा भी ज्यादा है, क्योंकि चारों पहियों को, दोनों पहियों को रोटेट कराना पड़ेगा। पिछले केस में क्या था? एक ही पहिया रोटेट कराना तो इंजन की पावर कम लगेगी, यहां इंजन की पावर ज्यादा लगेगी तो पेट्रोल भी ज्यादा खर्च होगा। इसी कारण से 4x4 की जो एवरेज होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि उसमें पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है, इंजन ज्यादा काम करता है। ठीक है ना भाई? तो ये सारी कहानी है एक्सेलरेशन की। तो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बताओ गाड़ी पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो उससे पहले आप उल्टे सवाल पूछोगे गाड़ी चल रही है, गाड़ी रुक रही है, क्योंकि रुकने के केस में अलग होगा। रुकने के केस में फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लगेंगे। जस्ट अपोजिट क्यों? क्योंकि रोकना होगा उन्हें। तो अगर आपसे कोई आज के बाद सवाल पूछे कि गाड़ी पर फ्रिक्शन या पहियों पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो आप उससे उल्टे सवाल पूछेगा, वेलोसिटी है या नहीं है तो किधर है, कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है, गाड़ी चल रही है, रुक रही है, वो सारे सवाल पूछेगा। और अगर कोई स्टूडेंट आपसे डाउट पूछे कि भैया फ्रिक्शन यार किस डायरेक्शन में लगता है, भैया बताओ ना यार, भाई बताओ, मुझे डाउट आता है, टीचर नहीं समझा पाया ढंग से, या मुझे समझ में ढंग से नहीं आया, मेरी क्लास छूट गई, एक्स बहाने हो सकते हैं, तो उस केस में आप उसको ये वीडियो दिखा दीजिएगा कि भाई देख फ्रिक्शन कैसे लगता है। और इस वीडियो से सबका भला हो, यही मेरी कामना है। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, ऐसी और कहानियां मैं आपके लिए क्रिएट करता रहूंगा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहो भाई, है ना। मिलते हैं ऐसे किसी और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छी वीडियोस के साथ। लेट्स क्रैक इट।